हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बस उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो कल हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर हम अपना 10 क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट करेंगे। आज है हमारा डे 4 और आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम किसी किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो जैसे हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमारा व्यवहार गलत है, तो उसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये किसने कहा था, ये आपने कहा था गिलफोर्ड ने। अब ये बताइए, आप लोग गिलफोर्ड कैसे याद करेंगे। अरे भाई, बहुत आसान है गिलफोर्ड याद करना। ऐसे याद करो, जैसे हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, बारिश हुई, गीली हो गई। अब उसमें हम क्या करेंगे, सूखी मिट्टी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, उसको सही करने के लिए, उसको सूखा करने के लिए। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको फोड़ेंगे नहीं। तो गिलफोर्ड हो गया, सिंपल सा। फिर आप लोग इधर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें आप देखिए, जैसे कि ये हैं आपके ब्रूनर। ब्रूनर ने बताया था संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। ये प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, और ये आपका जो संप्रत्यय है, ये एक प्रकार का शिक्षा से रिलेटेड एक मॉडल है। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आंसू बेल। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम आंसू बेल कैसे लर्न करें। अरे भाई, जैसे बेल का शरबत होता है, तो उसमें जो लिक्विडिटी होती है, जो लिक्विड फॉर्म होता है, वो हमारे आंसू की तरह तो होता है। तो आंसू बेल हो गया। इन्होंने बताया था किसके बारे में, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। ठीक, अग्रिम मतलब क्या होता है, आगे। संगठक मतलब किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक उन्होंने मॉडल लिया था, सब चीज़ों को कलेक्ट करके, और उसके बारे में उन्होंने इसको बताया था। फिर आपका आता है ग्लेज़र। जैसे आप लोग बोलते हैं इरेज़र, तो इरेज़र लगा के आप लोग बोलो ग्लेज़र। इन्होंने बताया था बुनियादी शिक्षा प्रतिमान। अच्छा, ये बुनियादी शिक्षा प्रतिमान क्या होता है। अरे भाई, जो बेस होता है हमारा, अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे हम कैसे चीज़ें सीख पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा शिक्षा प्रतिमान तैयार किया था जिसका कहीं ना कहीं बहुत ही आगे चल के वैल्यू है। देन आपका आता है गार्डन। गार्डन यानी कि क्या होता है, आप लोग को पता है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो गार्डन यानी कि बगीचा होता है। देन ये आपको किसने, इन्होंने बताया था साइनेक्टिक्स शिक्षण प्रतिमान। अब साइनेक्टिक्स शिक्षण प्रतिमान, वैसे रियल बताऊँ तो मुझे भी नहीं ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है। बस हाँ, इतना ज़रूर पता है, ये एक प्रकार का टीचिंग मॉडल होता है। आपका क्वेश्चन नंबर आता है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो देखिए, अगर आपके सामने समस्या होगी, जैसे हम लोग हैं नॉर्मली यार, डेली सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे समस्या समाधान में हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग तो बस तुरंत मार परेशान हो जाते हैं कि अरे यार, ये क्या है, वो क्या है। मतलब हार्ट बीट हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, और पता नहीं क्या 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 चेंजेस आते हैं, मुझे नहीं पता। वैसे मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, समस्या की पहचान करनी है ना, कि समस्या की पहचान करेंगे तभी तो उसका समाधान करेंगे। ऐसा तो है नहीं हमारी हार्ट बीट, हमारा बीपी, ये सब हाई करके हमें समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देन आप आ जाइए, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब। यानी कि बालक अगर स्टडी कर रहा है तो वो किस टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो भाई, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा कि नहीं होगा। देन आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला, स्मृति स्तर में बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान भनिष्ठ है। जी हाँ, स्मृति स्तर मतलब होता है आप रट के याद करते हो, बोध स्तर मतलब होता है अगर आप समझ के याद करते हो। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, तो इसमें कॉमन है प्रस्तुतिकरण। क्यों प्रस्तुतिकरण कॉमन है, मैं उसका भी आपको रीज़न बता रही हूँ। प्रस्तुतिकरण भाई इसलिए है, देखो, अगर आप रट के याद करोगे तब भी आप मुँह से बोलोगे, अगर आप समझ के याद करोगे तब भी तो उस चीज़ को बोलोगे ही, प्रस्तुत करोगे किसी न किसी के सामने। तो दोनों सिचुएशन में प्रस्तुतिकरण हम लोग करेंगे। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप लोग बताइए किसको कहते हैं। जी हाँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम लोग ये चीज़ बोलते हैं। इसमें पता है क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमने एक डॉगी है, उसके सामने हमने क्या बोला, खाना खाना रख दिया हमने। तो क्या होगा, उसका जो स्लाइवा है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो लार है उसकी गिरने लगेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। भाई सीधी सी बात है कि आप जो है तुरंत किसी चीज़ को मतलब प्रेजेंट करो और उसका आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। हालांकि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे आता है मैं उस लेवल को आपको समझा रही हूँ। निम्न में कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो इसमें जो अंग नहीं है वो है आंत प्रज्ञ अवस्था, और मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। और इंग्लिश में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव यानी कि यार यही आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, और ये एक स्टेज होती है। ये देखिए नीचे लिखा है कि ये आपके संज्ञानात्मक विकास में एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसी की दूसरी उप अवस्था है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया है मैंने, आंत प्रज्ञ अवस्था।
देन आप आ जाइए। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षा प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। अब मॉरिसन ने बोध स्तर का मतलब होता है समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, तो सबसे पहले आप खोज करिए, खोज के बाद आप प्रस्तुतिकरण करिए, देन आप आत्मीकरण करिए, देन संगठन करिए, देन उसके बाद अभिव्यक्तिकरण करिए। ठीक है, फिर आप इधर आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो यह अनुमूल्यन नहीं है, क्योंकि आप जब कभी पढ़ेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में तो उसमें वो एक ट्रायंगल शेप में होता है, उसमें जो है 5 या 6 मतलब चीज़ें होती हैं। यही होता है आपका ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और एनालाइज, मतलब यही सब चीज़ें होती हैं। अभी मुझे टोटली सॉरी नहीं लर्न है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट उसमें अनुमूल्यन नहीं होता, उसमें वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें वैल्यूइंग है। फिर आप आ जाइए लास्ट में, निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। वक्र यानी कि कर्म नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो है लंबवत यानी लॉन्गिट्यूडनल। देखिए ये मैं आपको शो कर मतलब दिखा रही हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा समझने की। इसमें क्या होता है, सीखने की मात्रा और समय है ना, इसमें परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये देख सकते हैं कि सरल रेखीय वक्र, उन्नतोत्तर वक्र, देन आपका है कनकेव कर्व और कॉम्बिनेशन कर्व। तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कल 10 क्वेश्चंस और हम पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, मैं सीडीपी के क्वेश्चन ही लेके चल रही हूँ। मैं नेक्स्ट डे आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10 से शायद 12 क्वेश्चंस कर दूँ। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ चलते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा फील होगा। ओके, तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए।